एम टेकिंग इट इज पॉजिटिव, ग्रीन वाली करंट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मुझे आप ये बताओ कि बस जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क कर दिया, यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर ग्रीन वाली लेंगे। ग्रीन वाली, वाई? सर क्योंकि जो अपन ब्लू वाली ले रहे थे उससे तो वो डाउनवर्ड जा रहा था, हम्म। तो ग्रीन, अब जब अपन ग्रीन वाली लेंगे तो फिर उससे अपवर्ड चला जाएगा। एनी अदर आंसर? कोई और आंसर बेटा, किसी और को कोई आंसर है? सर पॉजिटिव, राजू शर्मा पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव राजू? वाई पॉजिटिव? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोज होता है इसलिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुई है बेटा, डायरेक्शन चेंज होगी सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड आपका नेगेटिव ही है। अगर रेफरेंस आपका ये है तो आफ्टर दिस पॉइंट द करंट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉजिटिव, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है कि आप करंट नेगेटिव में कम करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पहले -5 एम्पेयर करंट थी, आपने क्या किया, इसको -4 एम्पेयर कर दिया। द करंट इज नेगेटिव बट इट इज नेगेटिव में कम है एक्चुअली, ठीक है। पहले -5 तो आपने -4 कर दिया, तो -5 का अगर पॉइंट आपका ये है तो -4 का पॉइंट आपका ये हो गया, इस तरह से। एट दिस पॉइंट द करंट इज 0, आफ्टर दिस पॉइंट द करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तभी तो आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। सो मैं यही जानना चाह रहा था आपको कैसे समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो इसके रिगार्डिंग पूछ लो एक बार आप लोग। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कैसे इसको काम यहाँ पे हो रहा है। देखो, अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम है, द नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब क्या है? अगर यहाँ -5 एम्पेयर मैक्सिमम करंट है, उससे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये बी माइनस बी एक्स। अब आप बोल रहे हो कि आपने करंट को इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज करना शुरू करने का मतलब क्या? -4 कर दिया, फिर -3 कर दिया, एक रफ एग्जांपल है ये। और यहां पर आप आगे आप 0, ये 0 आ गए। उसके बाद आपने किया +1 एम्पियर हो गया, यहां पर, यहां +2 हो गया, यहां सपोज करो +5 हो गया। सो द करंट इज नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, जहां भी आपके पास नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है द करंट इज ऑलवेज नेगेटिव। इस पार्ट में पूरी की पूरी करंट नेगेटिव, मेरी नेगेटिव ही होगी आपकी, बट इट डिपेंड्स कि मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है या कम है। ज्यादा का मतलब क्या है कि -4 है तो ये ज्यादा है, और कम का मतलब क्या? -5, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे कि वेयर इज द रिटेंटिविटी, व्हाट इज रिटेंटिविटी, व्हाट इज कोएर्सिविटी। तो रिटेंटिविटी इज द परमानेंट मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल व्हेन वी रिड्यूसेस और व्हेन वी रिड्यूसेस द करंट 0 इन द कॉइल। जैसे आप कॉइल यहां लगाओगे ना, अगर आपके पास ये कोई कोर है, तो इस कोर में आपके पास ये जो करंट है आपके पास आई, तो ये करंट अगर आप 0 कर रहे हो उस टाइम यहाँ कितना फ्लक्स है? दिस इज द मीनिंग। तो यही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट मैग्नेटिज्म, और इसको हम लोग नाम देते हैं बी आर से। बी आर का मतलब क्या है? रिमेनिंग मैग्नेटिज्म है, ठीक है। सो ये जो कर्व है ये बहुत इजी है, सिर्फ आप एक चीज याद रखना कि ये जो कर्व आप बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? दैट इज फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो व्हाई these are called the non-linear material? Because the relation between B and H is not the linear relation, it is a non-linear relation actually। linear relation होता है ये, तो फिर यहां से चल रहा था ये, इसी को फॉलो कर दो वापस आ जाता, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका नॉन लीनियर है एक्चुअली, ये बात समझो आप। और दूसरी बात, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परमेबिलिटी ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे आपको कहाँ मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो मैटर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तो बी की वैल्यू चाहिए, यहीं एच की वैल्यू चाहिए। इफ आई वांट टू कैलकुलेट हियर, तो यहीं मुझे बी की वैल्यू चाहिए, यहीं मुझे एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है।
तो ये बात याद करने वाली है, ध्यान देने वाली बात ये है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की म्यू की वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं होती है. द म्यू आर इज नॉट कांस्टेंट फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली. जबकि अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए आपके पास म्यू आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी. व्हाट डू मीन बाय पैरामैग्नेटिक मटेरियल? आपका जो एयर है वो आपका एक, आप मान सकते हो उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, उसकी जो म्यू आर की वैल्यू है वो एक्चुअली क्या होती है एयर की? द एयर हैज द म्यू आर इज इक्वल टू 1. सो इट इज एक्चुअली अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ओके, because mu r is greater than equal to 1 for the paramagnetic material. So air आपकी जो है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और ये लीनियर है. Why? Because अगर आप B और H के बीच में कर्व ड्रॉ करोगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H. ये वैलिड करता है, या फिर म्यू H, आप इसको सिंपल जनरल टर्म में लेके चलो म्यू H. तो ये जो रिलेशन होता है ये वैलिड होता है ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जहां पर आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हो, लीनियर कर्व. ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन इट इज नॉट वैलिड फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली द वैल्यू ऑफ B इज रिलेट जस्ट लाइक दिस. इस रिलेशन से हम लोग निकालते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, where M is the magnetization of the material at any point. अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है? द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज आर, दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग मैग्नेटाइज्ड वेरी स्ट्रांगली व्हेन दे आर पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इनको पुट कर दोगे तो ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं. ओके, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दे रिटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, when they remove from the field, जब उनको फील्ड से रिमूव कर दोगे तो उनके अंदर परमानेंट मैग्नेटाइजेशन रह जाता है फिर भी. दूसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या है? दे लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिकम लीनियर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड अबव अ सर्टेन टेम्परेचर. इस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर. अगर क्यूरी टेम्परेचर पे आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट कर दिया, जो कि लगभग कितना होता है 770 डिग्री सेल्सियस फॉर आयरन. आयरन के लिए कितना है 770 डिग्री सेल्सियस. अगर 770 डिग्री सेल्सियस आप आयरन को लेके चले जाओगे तो आयरन आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स उसका मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगा. ऑन दिस कॉन्सेप्ट आपकी मैग्नेटिक लेविएशन या मैग्नेलेव का आपने ट्रेन का नाम सुना होगा, मैगलेव. ठीक है, सो मैगलेव में हम लोग क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं और वहां जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उन मटेरियल का टेम्परेचर हम बहुत डाउन कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री. सो एट दिस 0 डिग्री सेल्सियस द मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल बिकम वेरी वेरी हाई. इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वैल्यू. सो मैग्नेटिक मटेरियल आपकी प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ जाती हैं जब आप टेम्परेचर काफी कम कर देते हो. किनका? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का. ऑन दिस कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक लेविएशन की जो ट्रेन है आजकल जो बन रही है, मैग्नेटिक लेविएशन पे जो चाइना बना रही है 2021 में लॉन्च कर देगी, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना रही है एक्चुअली उसको. ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन पे. सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेचर का एक्चुअली, जितना टेम्परेचर आप कम रखोगे मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी उतनी ही इंप्रूव हो जाएंगी. नाउ दे आर नॉन लीनियर. द कॉन्स्टिट्यूट रिलेशन B is equal to mu naught mu r H does not hold for ferromagnetic materials. मैंने आपको बता दिया था कि ये जो रिलेशन है होल्ड नहीं करता किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए. बिकॉज म्यू आर अब आपका डिपेंड्स ऑन B एंड कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल वैल्यू. यानी कि जो म्यू आर की वैल्यू है वो अब कांस्टेंट नहीं है. आप यहाँ देख रहे हो ये जो हम लोग डायग्राम देखे थे ऊपर अभी. सो एट डिफरेंट पॉइंट, वन सेकेंड, वो जो BH कर्व हम लोग देखे थे, तो एट डिफरेंट पॉइंट यू आर ऑब्जर्विंग different value of B actually. You can see here there are the different value of B at different points.
सो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं ये थोड़ी डिफरेंट रहती हैं. इफ द मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत काम का है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम क्वेश्चंस. और एक ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है. बेसिकली आपको यहाँ जो कैलकुलेशन पे ध्यान देना है वो जे और एम पर ही देना है कि हाउ व्हेन कैन वी कैलकुलेट. जे इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी एंड एम इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. इसमें इक्वेशन आपको दी है, द रीजन z greater than equal to 0 less than is equal to 2 is occupied by an infinite slab of permeable material जिसकी permeability कितनी है 2.5. if b is equal to 10 by ax minus 5 ax ay within the slab, determine j and m. आपको j और m ही निकालना है यहाँ पर. so j के लिए हम लोग क्या करते हैं, the j is equal to curl of h. we know this from the fourth law of कौन सी, मैक्सवेल इक्वेशंस. ये आपका फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की फॉर द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स. J इज इक्वल टू कर्ल ऑफ H. तो आप सीधे यहाँ पर रखोगे इसकी वैल्यू, B की वैल्यू यू नो, आप डायरेक्ट इसको पुट करके सीधे आंसर निकाल सकते हो. नाउ व्हाट अबाउट M? द M इज एक्चुअली, द फॉर्मूला फॉर M इज chi m into H, where chi m is the susceptibility of the medium और H is the magnetic field intensity actually. So H की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है, B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, और chi m कितना हमारे पास 1.5. ठीक है, 1.5 कैसे, we know chi m, the chi m is actually is equal to mu r minus 1. The mu r is actually 2.5. So 2.5 minus 1, that is equal to 1.5. This is B. This is mu naught mu r. After this, you can find out your final calculation. That is 4.775 y ax cap minus 2.387 x ay cap. Okay, so that is all about this. After this, you have to try this question. Practice exercise 8.7. ये आप लोग ट्राई करोगे. अगेन कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा, सब लोग खुद से ट्राई करोगे. बहुत इजी है. यू नो वैल्यू ऑफ म्यू आर, द म्यू आर इज एक्चुअली 4.6. तो एक आंसर तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ से. म्यू आर माइनस 1 जैसे आप करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट योर आंसर. म्यू आर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू chi m. What is the value of chi m here? Can anyone tell me what is the value of chi m? 3.6. 3.6, because mu r is equal to 4.6 minus 1, that is 3.6. Now h is equal to curl of h और m is equal to chi m into h. एक बार h आ गया तो आप m भी निकाल लोगे. बस ये आपको करना था और ये आप कर लोगे. Now we will talk about the magnetic boundary conditions. What are the magnetic boundary conditions? You can see here, these are the magnetic boundary conditions. तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस पढ़े थे ना, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन भी देख सकते हैं. कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो कैसे बिहेव करती हैं, दैट मीन्स उनके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ता है. ठीक है, तो वी विल सी हियर हाउ वी कैन डू दिस. इसके लिए हमें दो लॉ का यूज करना पड़ेगा. गॉस लॉ. गॉस लॉ, यहाँ पर गॉस लॉ की फॉर्म क्या बनती है, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0. वाई बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0? बिकॉज अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है, इट इज ए सिंपल मैग्नेट, और इस मैग्नेट के अलोंग अगर मैं बनाता हूं आपका एक ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आपकी यहां से निकलेंगी नॉर्थ से और साउथ की तरफ एंटर कर जाएंगी. इसी तरह यहां से निकलेंगी और यहां से एंटर कर जाएंगी. ठीक है, सो अगर आप यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करते हो, इफ यू कैन अप्लाई गॉस लॉ यार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एज्यूम अ क्लोज्ड सरफेस अलोंग दिस मटेरियल. इस मटेरियल के अलोंग आपको क्या मानना पड़ेगा, क्लोज सरफेस जो कि इस मैग्नेट को क्लोज कर ले. अब इस क्लोज सरफेस है, व्हाट इज द आउटवर्ड फ्लक्स, द आउटवर्ड फ्लक्स इज एक्चुअली 0.
तो गॉस लॉ क्या बोलता है? द गॉस लॉ ये बोलता है कि बी डॉट डी एस, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एस, इसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लक्स फाई आउटवर्ड, और फाई आउटवर्ड क्या होता है फॉर द मैग्नेट इज इक्वल टू जीरो. सो दैट्स वाई द बी डॉट डी एस और गॉस लॉ इज एक्चुअली जीरो. बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड, और फॉर द मैग्नेटिक फील्ड गॉस लॉ इज एक्चुअली बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो. बस आप ये समझ सकते हो. और दूसरा लॉ तो हमको पता है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ. वी नो एम्पेयर सर्कुलर लॉ फॉर ए क्लोज पाथ, हियर इज अ क्लोज पाथ, हियर इज अ क्लोज सरफेस, दोनों में अंतर है, इस बात को याद रखना. ये क्लोज्ड पाथ है, सरफेस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एरिया होगा, और पाथ का मीनिंग क्या है, यहाँ पर लेंथ होगी. ठीक है. क्लोज पाथ आप इसको कैसे बनाओगे, ये एक स्फेरिकल शेल बनेगी, सिंपल सी बात ये है. इसका क्लोज पाथ क्या होगा, स्फेरिकल शेल. क्लोज सरफेस, सॉरी नॉट क्लोज पाथ. ये क्लोज सरफेस क्या होगा इसका, स्फेरिकल सेल. ओके. और इसका जो क्लोज सरफेस होगा, क्लोज पाथ होगा यहाँ पर, वो होगा एक रेक्टेंगल बना लो आप, एक सर्किल बना लो. तो ये 2D होगा, ये एक्चुअली 3D होगा. ये 3 डायमेंशन का होगा, और ये आपका 2 डायमेंशन का होगा. ठीक है. तो वी विल यूज these two laws to find out the magnetic boundary conditions. So let's see how we can apply the magnetic boundary condition. Just concentrate on these two diagrams, और अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो बस magnetic boundary condition खत्म. See, this is a magnetic boundary condition. ये आपकी boundary condition है. This is a medium 1, that is a medium 2. For the medium 1 you are having the permeability mu1, and for the medium 2 you are having the permeability mu2. यहाँ इसकी mu2 है. Now at this boundary we are assuming a Gaussian surface. We are taking a Gaussian surface, that is a cylinder. तो ये सिलेंडर के दो सरफेस होंगे, दो क्रॉस सेक्शनल सरफेस होंगे. एक तो सरफेस उसका ऊपर वाला है और एक नीचे वाला सरफेस है. ठीक है. बट दोनों का जो डेल एस है वो इक्वली होगा. नाउ ये जो डेल एस है किसके पैरेलल होगा, यहाँ B1n के पैरेलल होगा, और यहाँ जो डेल एस होगा किसके एंटी पैरेलल होगा, B2n के. तो B1n इंटू डेल एस का क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन होगा पॉजिटिव. यू कैन सी हियर B1 डॉट डेल एस, दैट इज पॉजिटिव. सिमिलरली इफ यू वांट टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ B2n एंड डेल एस, तो दे आर बोथ एंटी पैरेलल टू ईच अदर. सो 180 डिग्री का एंगल है, डॉट प्रोडक्ट होगा नेगेटिव. तो माइनस B2n डॉट माइनस B2n del s, that is equal to 0. So we can find out B1n is equal to B2n. What is the meaning of this equation? The meaning of this equation is the magnetic field intensity is continuous because magnetic field density is continuous. B is called the magnetic field density because एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एन का मतलब क्या, नॉर्मल कंपोनेंट. कैसे, आप यहां जब ध्यान से यहां देखोगे तो आपके पास दो फील्ड है, वन इज B1 एंड सेकंड इज B2. सो B1 का नॉर्मल कंपोनेंट है B1n एंड B1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है B1t. सिमिलरली B2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है B2t एंड नॉर्मल कंपोनेंट है B2n. ठीक है. So there are two components B1n and B2n of B1 and B2. So B1 का जब B1n का डॉट प्रोडक्ट आप करोगे डेल एस के साथ तो यू विल सी इट इज पॉजिटिव, एंड B2n के साथ करोगे तो इसका नेगेटिव. सो B1n इज इक्वल टू B2n. यहां से आप निकाल सकते हो mu1 h1n इज इक्वल टू mu2 h2n. ओके. नाउ ये तो आप यूज कर रहे हो गॉस लॉ के लिए. अब ये यूज करोगे आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ के लिए. सो फॉर द एम्पेयर सर्कुलर लॉ H डॉट DL इज इक्वल टू 0. सो अगेन आपके पास ये H2 है और ये H1 है. अगेन आपने इसके दो पार्ट डिवाइड किए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट इज द वर्टिकल कंपोनेंट.
सो अगेन आपके पास इसका निकालना पड़ेगा आपको डॉट प्रोडक्ट। कैसे आप निकालोगे? जैसी आपने क्लोज पाथ माना है, क्लोज पाथ आपने कैसे माना कि ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्रॉस, आपने माना है कि यहां पर ये करंट है एट द बाउंड्री, एट द बाउंड्री द करंट इज के, बाउंड्री पे करंट कितनी है? के, और इसकी यूनिट कितनी है? एम्पेयर पर मीटर। द यूनिट ऑफ दिस करंट इज एम्पेयर पर मीटर, के, ठीक है। अब कितनी करंट ये पाथ आपका एनक्लोज कर रहा है? द पाथ इज एनक्लोजिंग द करंट के इंटू डेल डब्ल्यू, के इंटू डेल डब्ल्यू, ओके। सो टोटल करंट आपकी कितनी एनक्लोज करी पाथ ने? के इंटू डेल डब्ल्यू, तो दैट इज कॉल्ड द एनक्लोज करंट फॉर द एम्पेयर सर्कुलर लॉ। ओके, सो एम्पेयर पर मीटर में आप ये निकालोगे के डॉट डेल डब्ल्यू। नाउ एच वन डी इंटू डेल डब्ल्यू, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैरेलल किसके पैरेलल है, कौन सा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पाथ के पैरेलल है। तो अगर मैं बात करूं मीडियम वन की, तो ये डेल डब्ल्यू है। सो डेल डब्ल्यू किसके पैरेलल है? एच वन के पैरेलल है, तो इनका क्या होगा? पॉजिटिव। तो एच वन टी इंटू डेल डब्ल्यू पॉजिटिव। दूसरा, अब दूसरा अगर बात की जाए, सो ये आपने क्या नाम दिया? इसको आपने नाम दिया डेल एच। सो डेल एच का आधा पार्ट तो यहाँ पर है, आधा पार्ट यहाँ पर है मीडियम वन में, और आधा पार्ट यहाँ है, आधा पार्ट यहाँ है। सो दैट इज डेल एच बाई टू। इसकी डायरेक्शन आपकी यहाँ पर है डेल एच की, और एच वन की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की। अच्छा, सिमिलरली यहाँ डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर डेल एच की ऊपर, और एच वन क्या है? ऊपर। ये दोनों तो एच वन एक तो पॉजिटिव होगा और एच वन नेगेटिव होगा। तो you can see here h1 del h by 2 positive, h1 and del h by 2 negative. Similarly, we can apply this whole concept for the medium 2. So for the medium 2, that is, these are the calculation for medium 2. So medium 2 के लिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और del h के लिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो you will see कि यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या? When del h tends to 0. Now why we are taking this condition? Because we want to change this path into a simple line actually. That's why हमारी ये मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन होगी ना, कि हम ये लिमिट रखें डेल एच टेंस टू 0। सो एच वन टी माइनस एच टू टी इज इक्वल टू के। ओके, एच वन टी इज इक्वल टू माइनस एच टू टी इज इक्वल टू के। इट शोज कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट है एच वन टी और एच टू टी, ये दोनों आपके कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये हैव एक डिफरेंस रखते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट v1t इज इक्वल टू v2t। ओके, ये आप समझ लेना एक बार। इसको समझ के आपको ये कुछ एग्जाम्पल पर करना है, ये वाला। देन इस एग्जाम्पल के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस सोल्यूशन भी करना है, ये वाला नीचे वाला। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करना। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8.8। सो यू हैव टू डू टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8.7, 8.8 दोनों आपको करना है। H is proportional to I, हाँ यशोवर्धन।